नमस्कार जोहार। मैं शिवलाल सागर फिर से हाजिर हूँ थिएटर अप टू डेट की ओर से। पिछले बार हमने जहाँ समाप्त किया था वहाँ से फिर से हम शुरू करेंगे। साहित्य, कला, उसके बाद काव्य। हमने, मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है, जॉन बेंसन के एक उक्ति पर बात को समाप्त की थी। बात थी, टू डिलाइटफुल्ली इंस्ट्रक्ट इज द एम ऑफ ड्रामा। तो ठीक ड्राइडन ने भी इसी तरह का ही एक वाक्य कहा है, टू टीच एंड डिलाइट। ये दो शब्द को इस्तेमाल किया। टू डिलाइटफुल्ली टीच इज द एम ऑफ ऑल पोएट्री। हमने भी भरत मुनि नाट्यशास्त्र में भी कहा गया है कि जो लोगों के भलाई के साथ साथ मनोरंजन, वही है काव्य। साहित्य के ऊपर भी हमने चर्चा की थी, तो साहित्य के लिए भी हमने कहा था कि लोक मंगलकारी शब्द और अर्थ को साथ साथ लेते हुए चलने वाली कला, माने कला को साहित्य कहते हैं। कला तो नहीं, क्षमा कीजिएगा, साहित्य कहते हैं उसे हम, जो शब्द और अर्थों को लेकर साथ साथ चलता है। तो नाट्यशास्त्र में भी वर्णित है कि काव्य दो तरह के, जो नाटक, हम रंगकर्मी हैं तो नाटक करते हैं, तो इसलिए हम चर्चा में जल्दी लौट के आ जाएं यहाँ, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो निश्चित रूप से श्रव्य काव्य पहले था, बाद में देवताओं के आग्रह पर दृश्य काव्य की रचना हुई। इस पर चर्चा बहुत लोगों ने पहले भी किया है, आगे भी हम करेंगे। तो श्रव्य काव्य का अवलंबन है हमारा श्रवण इंद्रिय, हम जिससे सुनते हैं। हम काव्य को सुन के उसे अपनी कल्पना के माध्यम से हम उसके चित्र को देखते हैं और रसानुभूति करते हैं। दृश्य काव्य किंतु अलग, उसमें श्रवण इंद्रिय भी है और हम देखते हैं, हमारे दर्शन भी है। तो देखना और सुनना दोनों जहाँ जुड़ जाता है, हमें सहज सरल बन जाता है साहित्य को समझना। तो ये नाटक जो है ये दृश्य काव्य है। तो संवाद के माध्यम से हम सुनते हैं, काव्य के माध्यम से सुनते हैं और अपनी आंखों से देखते भी हैं। जैसे कहा जाता है कि कोई भी घटना को देखने से 70% हम उसे सत्य मानते हैं और वो हमें अनुभूत भी करता है। 30% जो है श्रवणेंद्रिय के माध्यम से हम अनुभूत होते हैं। कोई घटना को ही ले लें, हम कहते हैं सुनी हुई बात है कि देखी हुई बात, तो मतलब देखने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर बात आई है कविता, काव्य, श्रव्य काव्य की। तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र में जब उसके बारे में चर्चा करने चले हम, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भरत कौन है। नाना मुनियों का नाना मत है। क्या एक भरत है, अनेक भरत हैं? वो कब पैदा हुए, कब लिखे, कोई प्रामाणिकता नहीं। शास्त्र को भी देख लें तो नाट्य शास्त्र है, तो कोई भी शास्त्र की रचना तब होती है जो पहले से वो मौजूद है। जैसे 200 वर्ष पाश्चात्य की कला और साहित्य अपने चलने के बाद तब जाके अरस्तु ने पोएटिक लिखा। तो क्या पहले नाटक था और वो सब कुछ अवधि के बाद, कुछ वर्षों के बाद भरत ने नाट्यवेद की रचना की? ये आखिर है क्या? तो ये बहुत सारी बातें आएंगी और इसे जब तक चिंतन मंथन नहीं करेंगे, उसको सही तरीके से लोगों के सामने रख नहीं पाएंगे। क्योंकि अब
एक छोटी सी बात ही ले लें हम कि चारों वेदों से पंचम वेद की रचना हुई। चारों वेदों से कुछ कुछ लिया गया, पाठ्य, संवाद, अभिनय, संगीत। अब कहीं से भी ये जो बोल देने के अलावा हम देखें तो क्या अभिनय कोई भी एक वेद में है? किंतु भरत मुनि ने अभिनय को लेकर व्याख्यायित किए अनेक तरह से। रस का तो कहीं भी वेदों में कहीं भी उसके बारे में कुछ नहीं। सच में जो अगर चारों वेदों का अध्ययन कोई किया हो तो ठीक से देखेंगे, लेकिन हम उसे झुटला भी नहीं सकते हैं क्योंकि भरत ने कहा है और वही एक ऑथेंटिक साहित्य मानते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपके मध्यकालीन कुछ विशेषज्ञ, आलंकारिक, संस्कृत के महापंडित जैसे मान लीजिए अभिनव गुप्त, धनिक, धनंजय, नंदकेश्वर, विश्वनाथ खुंटिया, रामचंद्र, गुणचंद्र आदि बहुत विद्वान इस पर चर्चा किए हैं और अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण दिए हैं। मतलब समझ में आ रहा कि 5000 वर्ष एक लंबी अवधि, उसका इतिहास को समझना और भरत मुनि नाट्यशास्त्र को फिर विवेचन करना इन्होंने किया। क्योंकि कोई कभी लिख दिया एक ज़माना पहले से तो उस पर तो चिंतन मंथन तो जरूरी था, लोगों ने किया तो उस पर सम्यक सभी बाकी मनुष्यों के बारे में ना सही, एक दो के बारे में तो हम बात करेंगे। जैसे अभिनव गुप्त जी ने काफ़ी सरल सहज तरीके से विषय को छुआ है। और देखा जाए तो आज वर्तमान संदर्भ में माने आधुनिक अभी युग में भी इसी शताब्दी में डॉक्टर राघवन, सुश्री कपिला वात्स्यायन, कुमार स्वामी आदि ने भी नाट्यशास्त्र पर एक अपना मंतव्य, वक्तव्य प्रदान किया है और उसे पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। होता क्या है कि उस ज़माने में अगर मान लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा ये ऑथेंटिक है, कि पहले नाटक अवश्य रहा होगा और वो नाटक धीरे धीरे अवनति की ओर जाता होगा तो इसकी आवश्यकता पड़ी होगी एक शास्त्र की, जिसे भरत ने लिखा। नहीं तो जब नाटक ही नहीं रहा होगा, क्योंकि नाट्यशास्त्र कोई नाटक नहीं है, नाटक करने के लिए है, तो ये हम नहीं सोचते हैं। उसमें वर्णित है प्रथम नाटक समुद्र मंथन, द्वितीय नाटक त्रिपुरदा, तीसरा नाटक लक्ष्मी स्वयंवर आदि। ये 3-4 नाटक तो सामने आते हैं जिसके बारे में बात भी हो सकती है, क्योंकि हर नाटक के पीछे कोई ना कोई एक कहानी भी जुड़ी हुई है। तो इसकी आवश्यकता हमें उतनी नहीं है, और नहीं है क्योंकि नाट्यशास्त्र के बगैर हम नाटक तो कर ही रहे हैं, आज कर रहे हैं, पर उसकी औचित्य क्या है? हुआ क्या कि शास्त्र मान के बाकी शास्त्रों की तरह इसे पाठन की सामग्री बनाकर अलग रख दिया गया। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई होती है, मात्र उसे लेके थिएटर नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात है, हम पाश्चात्य नाट्य परंपरा को लेके चल रहे हैं। इधर कुछ पुराने हमारे जो नाट्य परंपरा भरत मुनि नाट्य शास्त्र को आधार मानकर कर रहे हैं। तो एक बड़ा अजीब सी स्थिति है यहाँ। एक नदी के 2 अलग अलग किनारे हम खड़े हैं, ना प्राच्य के हैं ना पाश्चात्य के। तो इस पर भी आगे अवश्य हम बात करेंगे। बहुत पुंखानुपुंख ना सही, हल्का साधारण रूप में
सिर्फ जानकारी के लिए, एक जिज्ञासा आप में पैदा हो और आप भी पढ़ें लिखें। और बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो पढ़ते भी होंगे, जानते भी होंगे। उन सबों से क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जोहार।